नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हमारा काम भी अजीब है। लोग गंदगी बिखेर कर चले जाते हैं और आप समेटते रहिए। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन सब तरफ फैल जाती है और फिर उसको हम क्लियर करते रहते हैं। ये काम बच गया है। वक्फ बोर्ड वाला जो मामला आया है और इस मामले में सारे न्यूज चैनल्स के एंकर खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं। वहां पर जो गेस्ट आ रहे हैं उनको भी कुछ नहीं पता है, एंकर को भी कुछ नहीं पता है। वो कथा की तरह सुनते जा रहे हैं। बहुत गड़बड़ियां हैं, वक्फ की जमीनें बेच देते हैं, ये बेच देते हैं, फला बेच देते हैं। और एंकर कह रहा है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसको पता ही नहीं है भाई। एक बुलेटिन करने आप जा रहे हो। आजकल के एंकर्स का पता नहीं मुझे, पहले ये होता था, अभी भी होता ही होगा। तो प्रॉपर एक जो प्रोड्यूसर है उस शो को प्रोड्यूस कर रहा है, वो एंकर को ब्रीफ करता था, भैया ये मसला है, इसमें प्रोज हैं, ये कौन से हैं, ये चीज़ें हैं। और वो खुद भी अपने बुलेटिन को पढ़ता था कि मेरे बुलेटिन में कब कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। फिर उसको लेकर वो तैयारी करता था कि उसकी पूरी जानकारी निकाल लेता था, पढ़ लेता था, रिसर्च से मांग लेता था, ताकि ऑन एयर में पप्पू ना लगूं। लेकिन अब तो सभी पप्पू हैं तो फर्क ही नहीं पड़ता। खैर, तो आज जो है बात करने वाला हूं आपके साथ में वक्फ बोर्ड वाली, क्योंकि नया विवाद अभी मोदी सरकार ने नया तार छेड़ दिया। जब भी इनको लगता है कि भाई कुछ ऐसा करो जिसमें सरकार की परफॉर्मेंस, मोदी जी की कमजोरी, बीजेपी की इन फाइटिंग, केशव प्रसाद मौर्य को पद से हटाने के लिए मुकदमा दर्ज हो गया है और उठाओ योगी जी के खिलाफ आवाज। जाहिर बात है कोई योगी जी का शुभचिंतक ही होगा या कोई भी हो सकता है, हम क्यों किसी का नाम लें। खैर, तो जब ये सरफुटवल चल रही है, बीजेपी का बुरा हाल है, महाराष्ट्र में हारना पक्का है, हरियाणा में हालत पतली है, तो ऐसे में लोग कुछ समझ ना जाएं, तो इसलिए कुछ ऐसा विवाद छेड़ दो, कुछ तार ऐसे छेड़ दो जिसमें लोग उलझ जाएं। और बीजेपी के लिए सबसे बढ़िया चीज है या तो किसी कांग्रेसी नेता का, कांग्रेस के किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का अपमान कर दो या हिंदू मुसलमान छेड़ दो। जैसे ही आप ये छेड़ोगे सबके तार झंकृत हो जाते हैं। लोग कूद कूद के एकदम बहस में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेसी कहेंगे ये नहीं है, वो नहीं है, और फिर उसके बाद में होगा देखा इनको मुसलमानों की कितनी परवाह है, अगर ये कोई हिंदू होता तो नहीं बोलते। इसमें मामला कन्वर्ट हो जाता है। वक्फ बोर्ड का मसला क्या है, पहले वक्फ बोर्ड क्या है ये समझ लें, और उसके बाद सरकार क्या करना चाह रही है उसका अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि सरकार ने बताया नहीं क्या करना चाह रही है। हाउस चल रहा है, सदन चल रही है और उसमें बिल लाने की बात हो रही है, लेकिन सरकार हाउस के बाहर अफवाहें फैला रही है। अंदर क्या होगा ये ना तो अंदर बताया ना बाहर बताया। खैर, जितनी बातें अलग अलग मीडिया वाले लिख रहे हैं उसके आधार पे हम बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है। पहले हम चलते हैं, ये पूरी कहानी पहले वक्फ बोर्ड को समझें, तभी चीजों को आगे समझ पाएंगे। जनरल नॉलेज की बड़ी अच्छी चीज है हम सबकी जानकारी के लिए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ या तो लाइक करिए या शेयर करिए, कमेंट करिए। 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। मैं अभी आया। क्या है कि कोई व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ अपने भगवान को देना चाहे, अल्लाह को देना चाहे। मान लीजिए मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे बंगले हैं, कोठी है, मैं दुनिया से जा रहा हूं और मैंने सोचा कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत सोच लिया है, अब मैं अपनी ये प्रॉपर्टी भगवान को दे जाऊंगा, और जब मैं ये भगवान को दे जाऊंगा तो उसका मालिक भगवान है। ऐसे बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में लाखों प्रॉपर्टी हैं जो लोगों ने भगवान को दान कर दिया, अल्लाह को दे दिए। अब अल्लाह की जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक तो कोई और हो नहीं सकता, ना उस प्रॉपर्टी पर कोई हक रखता है, ना उस प्रॉपर्टी को कोई बेच सकता है, ना उस पर कब्जा कर सकता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो, अब कब्जा तो आदमी कहीं भी कर सकता है। प्रॉपर्टी किसकी है? किसी इंसान की नहीं है, ट्रस्ट की नहीं है, बोर्ड की नहीं है, अल्लाह की है। इसी तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा सिर्फ किसी मुसलमान की विरासत में छोड़ी गई प्रॉपर्टी नहीं है। लाला चुन्नामल का किस्सा आपने सुना होगा। लाला चुन्नामल एक बहुत बड़े सेठ थे पुरानी दिल्ली के। 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो वहां से मुसलमानों को पुरानी दिल्ली के उस इलाके से निकाला दे दिया गया, देश निकाला दे दिया गया, यानी मुसलमान वहां रहेंगे ही नहीं। करीब 20 साल तक उस इलाके में, पुरानी दिल्ली का जो फतेहपुरी इलाका है, बेगम एक फतेह थी, उनके नाम पे मस्जिद बनी थी,
तो वो मस्जिद भी छोड़कर चले गए, वो मुसलमान को भगा दिया। उस मस्जिद को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। 20 साल बाद जब महारानी एलिजाबेथ ने गद्दी संभाली तो खुश होकर अंग्रेजों ने वहां पर वापस मुसलमानों को आने की इजाजत दे दी। और ये जो मस्जिद थी फतेहपुरी मस्जिद, ये रिक्वेस्ट की लाला चुन्नावल ने कि हमको बेच दो, और 4 गांव की जागीर के बदले उन्होंने ये मस्जिद खरीदी और इसको सहेजा, क्योंकि मुसलमानों को आने की इजाजत मिली थी, मुसलमान वापस नहीं आए थे, तो कभी मुसलमान वापस आएंगे तो उनको वहां पर इबादत करने का मौका मिलेगा। और जब वो उन्होंने खरीद ली मस्जिद, तो उसको उन्होंने मस्जिद को अल्लाह को दान कर दिया, वक्फ कर दिया। तो ये जो आप अपनी प्रॉपर्टीज को ईश्वर को दान करते हो, अल्लाह को दान करते हो इस्लाम में, उसको कहते हैं वक्फ करना। मैं सरल भाषा में जा रहा हूं, कोई टिप्पणियां इसमें कमेंट करेंगे तो बहुत, मैं वो जो टिपिकल टेक्निकल बात पर नहीं जा रहा हूं, सिंपल समझने समझाने के हिसाब से। तो ये जो जमीन है ये भगवान की जमीन है। अब भगवान की जमीन है, भगवान की जमीन देख रेख करने के लिए ऊपर से तो आएंगे नहीं, फिर क्या होगा? तो बोले एक व्यवस्था बनाते हैं कि इस जमीन की देखरेख करने के लिए कानून बना देते हैं ताकि इसको लेकर कोई गड़बड़ ना हो। तो एक कानून बनाया गया। उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि ऐसे लोगों को हम इसमें शामिल कर देते हैं जो इसकी देखरेख करें, और 1 लाख से ज्यादा जिनकी कमाई होती हो, ऐसे लोगों को इसमें लगाया जाए। कि मौलवियों को बिठा दिया बहुत सारे ना, उस बोर्ड में बाकायदा एक उसका अध्यक्ष होता है जो शहर का एक गणमान्य नागरिक होता है। जाहिर बात है कि वो मुस्लिम समुदाय से ही ज्यादा होता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से उन टेक्निकलिटीज को समझ सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार के नॉमिनेटेड 2 आदमी होते हैं, यानी किन्हीं भी 2 आदमियों को राज्य सरकार बोर्ड का मेंबर बना सकती है, यानी उसमें दखल भी है। योगी जी की सरकार है तो उसका है, तो वहां पर वक्फ बोर्ड में 2 मेंबर सरकार के होंगे। इसके अलावा एक मुस्लिम विधायक या सांसद भी वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया जाता है। इसके साथ साथ जो स्टेट बार काउंसिल, देखिए अब बोर्ड का मेंबर अगर विधायक होगा तो जहां पर सदन वदन विधायक या सांसद होगा तो संसद में बात उठानी है बोर्ड से संबंधित, तो उसका जानकार आदमी अंदर बैठा होगा। एक बाकायदा जो बार काउंसिल का मेंबर कोई मुस्लिम होगा उसको भी मेंबर बनाएंगे, उसको भी बनाना पड़ता है। तो वो जो होगा उसको कानूनी पहलू पता होंगे सारी चीजों के, चूंकि ये पूरा प्रॉपर्टी का मामला कानूनों का है। इसके अलावा एक आदमी, एक मुल्ला होता है, धर्मशास्त्र का जानकार एक मुस्लिम विद्वान इसका सदस्य होता है। इसके अलावा मुतावली को इसमें एक मेंबर रखा जाता है। मुतवल्ली कौन होते हैं? दरअसल ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ की, कोई करोड़ों का बंगला दे गया, कोई कोठी दे गया, कहीं पे कोई स्कूल चल रहा है, कोई अनाथालय चल रहा है, मदरसा चल रहा है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए आदमी रखे जाते हैं, वो कहलाते हैं मुतावली। तो जिस प्रॉपर्टी की 1 लाख से ज्यादा आमदनी हो, वैसी प्रॉपर्टियों का कोई भी एक आदमी जो प्रॉपर्टी की देखरेख करता है उसको भी मेंबर रख लिया गया है। तो अगर लॉजिक के हिसाब से जाएं तो ये जो कानून 1954 में बना, 1964 में इसको फॉर्मेशन हुई वक्फ बोर्ड की, तो इसमें बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इन प्रॉपर्टियों की देखरेख का एक कानूनी सिस्टम बनाया गया है, ताकि इन प्रॉपर्टीज को, ऐसा नहीं है कि वो जैसे कई लोग कहते हैं इस तरह तो हमारी वो फला अखाड़े की प्रॉपर्टी भी, ये बहुत सारी सोशल मीडिया पे, चूंकि वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो वही चैनल देख रहे हैं, वो एंकर बाबू खड़े हो गए। तो अब ये पूरी एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था है जिसमें वकील भी हैं, कानून के जानकार भी हैं, लेजिस्लेचर्स भी हैं, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, गणमान्य लोग भी हैं, और जो उन प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं उनका भी एक प्रतिनिधि है। तो अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि इस बोर्ड को ना कुछ जरूरत से ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। कैसे चल रहा है? एक विवादास्पद मामला आया था तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का। एक गांव के लोग रजिस्ट्री कराने गए, अपनी जमीन बेच रहे थे। उस गांव में कोई मुसलमान नहीं रहता था, इसलिए विवाद और खड़ा हुआ। तो जब वो जमीन की रजिस्ट्री कराने गए तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि ये संपत्ति जो है इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। बोले क्यों नहीं हो सकती? बोले जाके आप वक्फ बोर्ड से एनओसी लेके आओ, क्योंकि संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड है। तो उस पर एक बहस खड़ी हुई कि हम अपनी संपत्ति की, प्रॉपर्टी की अगर रजिस्ट्री करने जा रहे हैं
तो वक्फ बोर्ड कौन होता है? तो बोले ये वक्फ बोर्ड का अधिकार है, वो जिस संपत्ति को चाहे घोषित कर देगा ये हमारी है और उसको उसकी मानी जाएगी। ये हमको सोशल मीडिया पे समझाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई अधिकार है क्या, ये समझना पड़ेगा। दरअसल देश भर में लाखों संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं। तो ये जो जमीनें हैं, इन जमीनों का एक रिकॉर्ड है, कानून में कहीं पे है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कह दिया ये मेरी संपत्ति तो हो जाएगी। तो अगर उन संपत्तियों पे कोई भी कब्जा करके बैठ जाएगा, क्योंकि ये तो बिखरी हुई है, कहीं कब्रिस्तान है, पता चला किसी ने उसके एक कोने में भैंस बांध दी, कब्जा करना शुरू कर दिया और परसों बोला कि ये तो मेरी संपत्ति है। तो इस पूरी की पूरी अफरा तफरी से बचने के लिए सिस्टम ये बनाया गया कि वक्फ बोर्ड जो है उसको अगर किसी संपत्ति पे डिस्प्यूट लगता है तो फिर रजिस्ट्री कराने से पहले आपको वक्फ बोर्ड से एनओसी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में वो संपत्ति है। तो तिरुचिरापल्ली के गांव वालों ने जब ऐतराज किया तो ये मामला उठा तो जांच हुई तो वक्फ बोर्ड का ये मत था कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है 1954 से, हमारे रिकॉर्ड में है। तो बोले यहां तो कोई मुसलमान नहीं रहते, इस गांव में आपका क्या काम? बोले हमारा ये प्रॉपर्टी तो हमारी है ना। तो बोले यहां तो मंदिर बने। बोले ये देखिए लिखित में हमने अपने सदाशयता बरतते हुए हिंदू भाइयों को पूजा करने के लिए मंदिर मिल जाए, ये मिल जाए, हमने परमिशन दी थी अपनी जमीन पे, खेती करने की परमिशन दी, रहने की परमिशन दी और आपको पूजा करने के लिए मंदिर बनाने की भी परमिशन दी। तो ये तो हमारी अच्छाई है जो हमारे खिलाफ जा रही है। ये केस बना था तिरुचिरापल्ली वाला। इसके अलावा एक और रोचक केस आपको बताता हूं वक्फ के विवाद का। अभी अंबानी साहब के लड़के की शादी हुई थी, बहुत बड़ी जबरदस्त शादी थी, है ना, और अंतीला जो है वो सजाया गया था जबरदस्त। तो अंतीला जो है, जो दुनिया की सबसे महंगी इमारतों में से एक है, अंबानी साहब का घर, मुझे तो अभी भी लगता है ये बिल्डिंग बन रही है, उसकी शटरिंग वटरिंग निकाली नहीं गई है, ऐसा देख के लगता है उसको। तो ये जो संपत्ति है, इस संपत्ति को लेकर भी विवाद है। ये संपत्ति गलत तरीके से अंबानी जी ने खरीदी है। ये अनाथालय की जमीन थी जिसको अंबानी जी ने गलत तरीके से ले लिया और जमीन का मालिक था वक्फ बोर्ड। कुछ लोगों का मानना यह है कि सरकार की बेचैनी इस कानून को बदलने की इसलिए भी है क्योंकि अंबानी साहब जो हैं उनका अंतीला खतरे में आ गया, मामला चल रहा हाई कोर्ट में। एक सज्जन थे जिनका नाम था करीम भाई इब्राहिम, उन्होंने ये 1996 में अनाथालय बनाने के लिए वक्फ बोर्ड को जमीन दी थी। अब एक कानून और समझ लीजिए वक्फ का, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दान कर रहा हूं और स्पेशल पर्पज के साथ दान कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि यहां मैं जमीन दे रहा हूं, इस जमीन में आप कुआं खोदोगे, तो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर बैठे हुए हैं, जो अधिकतम 20 हो सकते हैं, वो मेंबर किसी भी कीमत पे कैसे भी चाह के वहां पर कुआं खोदने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपनी जमीन आपको कुआं खोदने के लिए दे रहा हूं। ऐसे ही जो है करीम भाई इब्राहिम जो हैं, इन्होंने अपनी जमीन अनाथालय बनाने के लिए दी थी और वो जो अनाथालय बनाने के लिए जमीन दी थी वो वक्फ बोर्ड के पास थी और वक्फ बोर्ड ने वो जमीन बेच दी अडानी साहब को 2002 में। और यह माना जा रहा है कि इस मामले में कुछ गैरकानूनी बातें हुई। उसमें एक वकील साहब हैं, उन वकील साहब ने इस मसले को उठाया और उन्होंने ये कहा कि ये जो जमीन है ये सही तरीके से दान नहीं की गई है, क्योंकि वक्फ को भगवान की, खुदा की, अल्लाह की जमीनें देने का कोई हक नहीं है, एक शर्त छोड़ के मैंने बताया, जब बहुत जरूरी हो। जैसे राम मंदिर वाले मामले में जमीन तो मस्जिद तो अल्लाह की थी, अब उसको जब सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने समझौते के तहत कहा चलो दे देंगे आपको, आप बनाओ, झंझट खत्म हो, जान खाए हुए हैं, हालांकि झंझट खत्म हुआ नहीं उनका। तो वहां पर एक ऑब्जेक्शन उठ गया था कि आप होते कौन दान करने वाले। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए एक व्यवस्था बनाई गई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थिति है कि 2/3 मेजोरिटी, वक्फ बोर्ड की 2/3 मेजोरिटी जब फैसला लेगी तब ही प्रॉपर्टी कहीं बेची जा सकती है। तो यह माना गया कि चलो अंटीला के केस में वक्फ बोर्ड ने फैसला ले लिया होगा। तो जो मिनट्स निकले मीटिंग के, उसमें हुआ यह कि 9 मेंबर थे और 5 लोग बेचने के पक्ष में थे और 4 लोग बेचने के खिलाफ थे और 2/3 बहुमत के लिए 6 लोग होने चाहिए थे। यानी
2/3 बहुमत से प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी, एक क्लॉज। और दूसरा क्लॉज ये कि जिस आदमी ने दान की थी उस आदमी ने अनाथालय बनाने के लिए दान की थी, तुमने अंबानी का महल बना दिया। तो इसको लेकर एक कांग्रेस के नेताजी थे, वो हाईकोर्ट चले गए और इस समय लंबे समय से वो तारीख पे तारीख के भरोसे ही अंतिला को बचाए हुए हैं अभी तक अंबानी साहब, और वो मामला लगातार चले जा रहा है। तो अब उसमें बहुत सारी बातें हैं कि निजी उपयोग के लिए भी जमीन नहीं दी जा सकती, ये भी एक क्लॉज है। आपने तो अंतिलिया के लिए दे दी। तो जब ये सारी बातें उठ रही हैं तो इसके बीच में कुछ सवाल ये आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के बाद एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, वो जिस जमीन को चाहेगा ये कह देगा कि ये तो हमारी है, अब आप लड़ते रहो। और लड़ते रहो का सिस्टम ये है कि फिर उसकी सुनवाई कहां होगी, सीधे कोर्ट में ही होगी। फिर ये नहीं लैंड कमिश्नर के पास चले गए और वहां पे जाके आपने लिखवा लिया, तो अफसरों की दादागिरी इसमें गायब है वक्फ बोर्ड के केस में। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये अधिकार छिन जाए। क्यों चाहती है इसको समझिए आप। जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके आरोप कुछ अलग हैं। उनका कहना यह है कि अगर वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई भी विवाद खड़ा करता रहेगा और कहता रहेगा ये हमारी प्रॉपर्टी है, आपने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी को अभी तो आपने संरक्षित किया हुआ है, तो वो जाके तेजो महालय पे कांवड़िया जाके दूध चढ़ा के आ गया, तेजो महालय तो वो ताजमहल ही रहा ना, और उसकी जो मस्जिद है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब अगर एक बात सोचिए कि ये प्रोटेक्शन हट जाता है, इस प्रोटेक्शन के हटने के बाद क्या होगा, कुछ लोग जाएंगे और कहेंगे कि नहीं भाई ये तो तेजो महालय है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं तो हमारी प्रॉपर्टी है, वगैरह वगैरह। अब सरकार में बैठे हुए हैं कोई योगी जी, ये वाले तो नहीं होंगे लेकिन दूसरे वाले होंगे, इनको हम क्यों कहेंगे तो कहेंगे हमारा नाम लगा रहे हो आप, हालांकि गुड़ मोड़ टाइप के उसी टाइप के मिलते हैं। योगी जी बैठे हुए हैं, वो अधिकारियों को कहेंगे भाई जांच करो जरा ये तेजो महालय किसका है। तो ये जो फैसला करने की ताकत कोर्ट के पास होती थी वो ताकत ये अधिकारियों के पास लेना चाहते हैं। अब मुसलमानों का कहना है ऐसे तो हिंदुस्तान भर में हमारी जमीन है, कब्रिस्तान की जमीन है, जितनी भी हैं जो अल्लाह की जमीनें हैं, लोगों की दान की हुई प्रॉपर्टियां हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टियां अधिकारियों की हो जाएंगी। फिर तो अभी हमको जो कानून से प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि हमारी जमीन को कोई खरीद बेच नहीं सकता हमसे पूछे, तो अब उसके बाद में जब वो जाएगा कोर्ट में तो ये पेश करेंगे कि भाई मैं इस तरह से, हम वक्फ बोर्ड की जमीन है इस तरह से नहीं है, तो एक लीगल रेमेडी तो है, उसके लिए ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है, उस ट्रिब्यूनल में जाके आप अपील कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, लीगल सेफगार्ड भी है। और ये सेफगार्ड भी बहुत जरूरी है कि भाई इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, यहां तो हर रोज ही आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे ये जमीन इसकी है, ये मस्जिद ये तोड़ के बनाई गई है, वो मंदिर, तो पूरे देश की जितनी भी ये कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, अनाथालय, तमाम चीजें हैं, यतीम खाने, ये सब क्या होगा, फिर तो सब पे विवाद शुरू हो जाएगा। आरएसएस तो बहुत बड़ा है इस देश में, गली गली में शाखा लगती है सर, तो उसको उस संपत्ति पे कब्जे जो है जो होने शुरू होंगे तो बचेंगे कैसे, ये टेंशन उनको है। फिर उसमें कुछ तड़का लगा दिया जाता है जैसे कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं है वक्फ बोर्ड में। तो एक जब आपने वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर समझा अभी, तो उनमें किन लोगों को बनाया, उन लोगों को बनाया गया था जो वक्फ बोर्ड की उस संपत्ति की हिफाजत में भूमिका निभा सकते हैं। आप रख लीजिए विधायक महिला को मेंबर बना लीजिए, किसने मना किया है। वकील रखा जाता है, उसमें एक महिला वकील को रख लीजिए उसकी जगह। तो मुतलबी को रखना है, मुतलबी को रखना है, जो भी मुझे शब्द याद है, मुतवल्ली को रखना है आपको, तो उसको भी आप रख लीजिए महिला, वो तो होनी चाहिए। लेकिन एक महिला के तौर पे उसका मेंबर रह के क्या करेगा उस बोर्ड का, जिस बोर्ड को संपत्तियों की हिफाजत करनी है, संपत्तियों की देखभाल करनी है। तो उसके लिए खास तौर पे कोई महिला आके, इसमें अगर मान लीजिए कोई सामाजिक मसला डिस्कस हो रहा होता, वक्फ बोर्ड में महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही होती, परिवार में महिला के अधिकार, उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी मसला डिस्कस होना होता, तो उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरूरी था। लेकिन वो जो आपको तो पता है सारा पॉलिटिक्स का अंदाज। बहरहाल निचोड़ ये है कि मैंने आपको एक उदाहरण बता दिया कि किस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टियां गलत तरीके से ट्रांसफर भी लोग कर रहे हैं। तो अब मामला कोर्ट गया, अवंटीला लटकीला लटक गया। तो इस कानून को माइल्ड क्यों करना चाहते हो आप? क्या आपकी नजर हिंदुस्तान के मुसलमानों की जमीनों पर है?
ऐसी जमीनें जिसका कोई दूसरा मालिक हो ही नहीं सकता, जो भगवान को दी गई है, भगवान मालिक है उसका, अल्लाह मालिक है। और अल्लाह की जमीनों की देखरेख अच्छे से हो सके, इसके लिए सरकार ने एक ऐसी इंडिपेंडेंट संस्था बना दी जिसमें ना तो सरकार का हस्तक्षेप हो, ना अधिकारियों का, ना मुख्यमंत्री का हो। अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट वहां पे बैठेंगे और अपनी जमीनों की, संपत्तियों की रक्षा करेंगे, संपत्तियों से आने वाली कमाई का हिसाब किताब रखेंगे। अगर किसी आदमी ने मान लीजिए अपनी दे दी हवेली, अब वो हवेली किराए पे दी हुई है, उसके अंदर 20 दुकानें हैं, वो आपने किराए पे दी हुई हैं, उनका किराया आ रहा है, उस किराए की जो है वो देखभाल, हिसाब किताब, ये जितनी चीजें हैं, ये देखने के लिए एक बोर्ड चाहिए, तो वो बोर्ड ये है। अब इसमें भगवान जाने ये क्या बदलाव करने वाले हैं, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन मेरा जो मकसद था वो ये आपको बताना है कि ये पूरा मामला क्या है, वक्फ बोर्ड क्या होता है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहां से आती है। वो प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि वो सरकार प्रॉपर्टी दे रही है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, या सरकारी संपत्तियां चला रहे हो ना। वो संपत्तियां हैं जो भगवान को, अल्लाह को लोगों ने दी, अल्लाह को दी गई किसी न किसी समय पे, या सरकारों ने दी, या राजा महाराजाओं ने दी, या किसी बादशाह ने दी। लोग बताते हैं फला राजा था उसने मस्जिद बनाई थी, फला राजा था उसने मंदिर बनाया था। तो जो उन्होंने दी उसकी मुसलमानों की व्यवस्था यह है कि भाई अल्लाह की प्रॉपर्टी जो है हम ऐसे मैनेज करेंगे। हिंदुओं में यह है कि कहीं किसी मठ का कब्जा है, कहीं किसी का ट्रस्ट है, कहीं किसी का कुछ है, वो अपने तरीके से मैनेज करते हैं। इनका मैनेज करने का तरीका ही है। उनके ट्रस्टों में कई जगहों पे आपने देखा होगा, हिंदू मंदिरों के ट्रस्टों में सरकारों ने जो है कब्जे किए हुए हैं, ट्रस्टी बनाए हुए हैं, कलेक्टर साहब मंदिर चला रहे हैं, ये व्यवस्था बनी हुई है। तो यहां ऐसी व्यवस्था तो नहीं आनी चाहिए ना। उसको चलाने का एक फेयर तरीका होना चाहिए। जो मुझे लगता है कि ये जो बोर्ड है ये बड़ा एक सफिशिएंट टाइप का फेयर तरीका। बेईमान लोग सब जगह जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, वो मंत्री भी बन सकते हैं, तो ये तो वक्फ बोर्ड है। उसके लिए सेफगार्ड और लगा दीजिए कुछ, जैसे 2/3 वाला है उसके साथ में कुछ और लगा दीजिए। बहरहाल अब जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उनका वैलिडेशन होगा। अधिकारी लोग वो शुरू की जो संपत्तियां पहले उनको दी जा चुकी हैं, उनके नाम है, वक्फ हो चुकी है जो संपत्ति, उस संपत्ति को नए सिरे से तुम क्या जांच करोगे। कुल मिला के ये एक ऐसा तार छेड़ा गया है जिस तार पे ये हर साल 2 साल में ले आते हैं वक्फ वाला मामला। दुनिया नाच, पहले ये प्राइवेट मेंबर बिल भी आ चुका है, एक महोदय हैं जो ला चुके हैं, कोर्ट में भी जा चुके हैं लोग। तो ये मसला जो है वो कुल मिला के विवाद एक खड़ा करना, उस विवाद में चीजों को छिपाना, कवर फायर देना। कश्मीर में बुरा हाल है, 600 आतंकवादी सुनने में आया कि जम्मू में घुसा है, 600 या 60 पता नहीं। और इसलिए जो लोग कहते थे हमने जम्मू कश्मीर में ये कर दिया वो कर दिया, उनकी सरकार में इतना लीकेज हो रहा है। बीएसएफ के 2 बड़े अधिकारियों को, टॉप के अधिकारियों को हटाना पड़ा है। तो इन सारी चीजों पे आप चर्चा ना करें तो आपको दे दिया एक वक्फ बोर्ड, इसमें लगे रहिए। नमस्कार, जय हिंद।